हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है वो देना चाहूँगा अकॉर्डिंग यूजीसी नेट। जैसा कि हम देखते हैं, जब हम एनटीए यूजीसी एनटीए पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें थिंकर पर पकड़नी चाहिए। थिंकर इट मीन्स यानी जब हम किसी विचारक की विचारों को उसकी जिस्ट को नहीं जानेंगे तब तक हम उस कंसेप्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं जो हमें बताना चाह रहा है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं सबसे पहले कि एक थिंकर है पॉलिटिकल साइंस में, या वेस्टर्न हम थिंकर कहते हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसमें नाम आता है प्लेटो का। प्लेटो प्लेटो के बारे में हम थोड़ा सा ही जानते हैं कि प्लेटो का जो जीवन था वो स्टार्टिंग में कैसा था, कहाँ उसका जीवन प्रारंभ हुआ, कहाँ उसकी डेथ हुई, उसके पूरे जीवन काल में उन्होंने किया क्या है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं प्लेटो का जो काल माना जाता है वो माना जाता है 428 ईसा पूर्व, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु मानी जाती है इनकी 347 ईसा पूर्व। हम ये देखते हैं कि प्लेटो का जो बचपन का जो नाम था, प्लेटो का जो बचपन का नाम था वो बचपन का नाम था इनका अरिस्टोक्लीज। इनके पिताजी का नाम था अरिस्टोल, और इनकी माता का नाम था पेरिक्तियो। वेस्टर्न थिंकर में प्लेटो को ही राजनीतिक दार्शनिक की संज्ञा दी गई कि राजनीतिक दार्शनिक कौन है, तो प्लेटो है। दार्शनिक से मतलब ये है कि प्लेटो से पहले हम जानते हैं कि प्लेटो के जो गुरु हैं वो गुरु का नाम है सुकरात। इसी क्रम में देखते हैं कि सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य हुए यहाँ पर सिकंदर। सुकरात। तो प्लेटो शिक्षा ग्रहण करने के लिए 20 वर्ष की आयु में कहाँ चले गए थे? ये सुकरात। जब इनकी एज थी 20 साल तभी अपने सुकरात के पास चले गए थे वहां पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम ये देखा कि प्लेटो जो था, प्लेटो ने अपने जीवन में अपने गुरु को अपने सामने विष का प्याला पीते हुए देखा, तो इससे उनके विचारों में एक बदलाव आ गया था। साथ ही उनकी जो जन्म हुआ था यूनान के अंदर, तो वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि पूरा भय का वातावरण बना हुआ था। उस समय 30 आत्ताओं का आक्रमण भी हुआ था यूनान के ऊपर। तो कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ थी जो प्लेटो के दर्शन में हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही हम थोड़ी सी और बेसिक जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले कि प्लेटो जो है, प्लेटो जो नाम है इनके एक शिक्षक, इनके गुरु थे सुकरात, उन्होंने इनको दिया था। प्लेटो नाम देने के पीछे रीजन ये था कि प्लेटो के चौड़े कंधे थे। क्या थे? चौड़े कंधे। और चौड़े कंधे होने के कारण प्लेटो को जो नाम दिया, अरिस्टोक्लीज जो इनका पहला नाम था, तो अरिस्टोक्लीज को जो नाम दिया गया था वो प्लेटो इनके शिक्षक, व्यायाम शिक्षक थे, उन्होंने इनको दिया गया था। प्लेटो था एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, और ये हमेशा अपने गुरु से तर्क किया करता था। इसलिए प्लेटो ने जो अपने ग्रंथों की रचना की थी वो भी एक संवाद शैली पर आधारित थे। इनके जो ग्रंथ हैं वो है संवाद शैली, डायलॉग में, ठीक है। और प्लेटो की जो एक पद्धति है दूसरी, उस पद्धति का नाम है निगमनात्मक पद्धति। ठीक है। संवाद शैली और निगमनात्मक दो शैलियां इनके हमको देखने को मिलती हैं। प्लेटो के बारे में हम ये जानते हैं कि प्लेटो ने 387
387 में यूनान में एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जिसका नाम था अकादमी। इनकी शिक्षण संस्थान का नाम था, जो यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। प्लेटो के बारे में और हम ये देखते हैं कि प्लेटो ने जब अपने गुरु यानी सुकरात को अपने सामने विष का प्याला पीते हुए देखा, तब इनके जीवन में काफी चेंजेस आ गया और यह यूनान छोड़कर विश्व भ्रमण पर निकल गया। ऐसा माना जाता है कि ये मगध में भी आए और मगध में आकर इन्होंने वहां पर वर्ण व्यवस्था को देखा और वर्ण व्यवस्था को देखने के बाद इन्होंने ये पाया कि समाज में कर्तव्य पालन यानी जो भी जिस व्यक्ति का जिस वर्ण का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य की अगर जो सही तरीके से प्रणीति कर देता है या अपने कर्तव्य पालन सही रूप से कर देता है, तो वही न्याय की स्थापना हो जाती है। सुकरात में भी हमने यही देखा था कि सुकरात ने क्या किया था कि सुकरात में उस समय जो निरंकुश शासन था, निरंकुश शासन की आलोचना की। सुकरात ने क्या की थी कि निरंकुश शासन की आलोचना की थी, क्योंकि उस समय जो राजा था वो निरंकुश प्रवृत्ति का था। तो सुकरात जहां भी जाते थे वहां पर न्याय को परिभाषित कर रहे थे कि न्याय ये होता है, न्याय इसके माध्यम से राजा अगर इस तरह से करे तो न्याय की स्थापना हो सकती थी। तो यही कारण था कि जब राजा ने ये देखा कि सुकरात जहां भी जा रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, न्याय को परिभाषित कर रहे हैं, राज्य के बारे में बता रहे हैं कि राज्य निरंकुश है, तो राजा ने इनको मृत्युदंड दे दिया गया था कि जहां भी सुकरात मिले इनको तुरंत मृत्युदंड दे दिया जाए। और उसी क्रम में हम देखते हैं कि 399 ईस्वी पूर्व हमने ये देखा कि जब सुकरात ने विष का प्याला पिया तो यहां पर एक मैक्सी विचारक है, इन्होंने कहा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। मैक्सी ने क्या कहा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। ये कोटेशन कई बार पूछी जाती है कि 399 ईस्वी में जब सुकरात की मृत्यु हुई तो उसके बाद मैक्सी का जो कथन था प्लेटो के बारे में वो यही था कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। आगे हम इसमें देखते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाएं में प्लेटो की रचनाएं, देखो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि प्लेटो की जो रचनाएं, तो प्लेटो की रचनाएं में हम ये देखते हैं कि इनके द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, इनकी संख्या 36 या 38 की मानी जाती है कि प्लेटो ने कितने ग्रंथ लिखे हैं। तो कई बुक्स में हम ये देखते हैं कि 36 और कई बुक्स में 38 यानी 38 प्राप्त हुई। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं इनके प्रमाणित ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो वो है प्रमाणित जो ग्रंथ है उनकी संख्या है 28। कितनी है? 28। तो और आगे हम इस क्रम में देखते हैं कि जो इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, प्लेटो के द्वारा काफी ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। सबसे पहले प्रारंभिक जो ग्रंथ था उसका नाम था रिपब्लिक, और इनकी जो अंतिम रचना है वो अंतिम रचना है द लॉज, वो हम ये देखते हैं। और आगे इसमें देखते हैं कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों में हमने देखा कि इनमें जो पृष्ठों की संख्या थी उस पृष्ठों की संख्या थी 2662, 2662 पृष्ठ जो इनके थे पेजेज, वो पेजेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किए, उनके द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनको सहयोग देने वाले थे बर्नेट ने संपादित कराए थे। ठीक है, और हमें देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हुए थे। आगे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं।
हम यूजीसी नेट में भी हमें देखते हैं कि जो क्वेश्चंस आता है वहाँ पर यही पूछा जाता है कि जो निम्न में से कौन सा ग्रंथ प्लेटो का नहीं है, उनके द्वारा रचित नहीं है। तो कुछ इनके जो ग्रंथ हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जिनके अंदर से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपोलॉजी की, ठीक है। उसके बाद है इनका क्रीटो, फिर हम देखते हैं यूथ्रीफो। इनके द्वारा जो लिखा हुआ ग्रंथ है वो है सिम्पोजियम, और इनके द्वारा जो लिखा हुआ जो ग्रंथ है आगे प्रोटोगोरस। आगे हम देखते हैं अगला जो इनका ग्रंथ है स्टेट्स में। आगे हम देखते हैं फेडो, मीनो, रिपब्लिक और लॉज। देखिए इनके ग्रंथ हो गए, अपोलॉजी हो गया, क्रीटो हो गया, यूथ्रीफो हो गया, सिम्पोजियम है, प्रोटोगोरस है, स्टेट्समैन है, फेडो है, मीनो है, रिपब्लिक है, लॉज है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्लेटो की जो अमर रचना की बात की जाती है वो अमर रचना है रिपब्लिक, जिसके कारण प्लेटो फेमस हुआ था। और इस रिपब्लिक में वो बात करते हैं किसकी? आदर्श राज्य। किसकी बात करते हैं? आदर्श राज्य की बात करते हैं। और आदर्श राज्य के लिए बताते हैं कि इसके लिए एक दार्शनिक शासक की आवश्यकता होती है। किस शासक की? दार्शनिक शासक की। कि जो दार्शनिक शासक होगा वही इस आदर्श राज्य की स्थापना कर सकता है, वही उसका संचालन कर सकता है। और हम देखते हैं कि रिपब्लिक के अंदर हुई है नाइस न्याय सिद्धांत की स्थापना। न्याय सिद्धांत के बारे में बताया। रिपब्लिक के बारे में हम इसलिए जान रहे हैं कि रिपब्लिक इनकी एक मुख्य शुरुआत की प्रारंभिक रचना है, फेमस रचना है, स्टार्टिंग की रचना है। और हमने ये देखा है रिपब्लिक के बारे में क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और हम आगे देखते हैं कि रिपब्लिक के टोटल जो भाग हैं वो 10 बताए गए। कितने भाग किए गए हैं? 10 भाग किए गए। 10 भाग किए गए। यहाँ पर हमें देखते हैं 10 भाग किए। उसी रिपब्लिक के बारे में अर्नेस्ट जो बारकर हुए हैं, बारकर ने बताया है रिपब्लिक के इन्होंने इसके 5 भाग किए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं लियोस्ट्रोस। लियोस्ट्रोस ने इसके 4 भाग किए हैं। और फिर देखते हैं रसेल। रसेल ने इसके 3 भाग बताए, रिपब्लिक के 3 भाग बताए। द लॉज भी एक इनकी महत्वपूर्ण कृति है जो इन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में लिखी थी, लास्ट में। और इसमें द लॉज में ये देखा जाता है कि इसमें यहाँ पर प्लेटो ने जो अपने पूरे जीवन में एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी और आदर्श राज्य के लिए एक दार्शनिक शासक की बात की थी, उस दार्शनिक शासक की बात से यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा बदला अपने विचारों को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि द लॉज के अंदर विधि के शासन की बात कर देते हैं, विधि के शासन की बात। विधि के शासन की बात इनका जो शिष्य हुआ था, जो हमने फर्स्ट में हमने यहाँ पर देखा है कि जो यहाँ पर इनके शिष्य थे अरस्तु। अरस्तु ने जो बात की थी, जिसे हम देखते हैं कि अरस्तु ने कहा था संविधानों का वर्गीकरण अरस्तु ने किया है।
संविधानों का वर्गीकरण अरस्तु ने किया है। अरस्तु को ही तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद हम ये देखते हैं कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। और अरस्तु ने ही विधि के शासन की बात की थी, इसीलिए मैंने आपको ये बैक में लिख दिया। हम यहाँ देखते हैं कि ये जो विधि का शासन है, विधि का शासन में हम ये देखते हैं लॉज में कि अरस्तु एक ऐसा शिष्य निकल कर आ रहा है जिसने अपने गुरु की बात का खंडन किया कि हम ऐसा कोई दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक नहीं ढूंढ सकते जिससे हम एक आदर्श राज्य की कल्पना को साकार कर सके। तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्लेटो ने अपने जो पूरे जीवन में एक दार्शनिक शासक की कल्पना की, वो एक निराधार हो गई, मतलब उसका कोई आधार नहीं रहा है। आगे हम बात करते हैं प्लेटो के कुछ जो सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों में हम ये देखते हैं कि इनका न्याय का सिद्धांत है, शिक्षा का सिद्धांत है। और शिक्षा जो पद्धति है वो शिक्षा पद्धति प्लेटो की काफ़ी एक लंबी पद्धति है, जो ये मान के चलिए 50 साल तक, यानी वो एक व्यवहारिक शिक्षा और सैद्धांतिक शिक्षा दो रूपों में बांट देता है। कि स्टार्टिंग में सैद्धांतिक शिक्षा होगी, फिर उसके बाद 15 साल की 35 साल से 50 साल तक वो देगा एक व्यवहारिक शिक्षा देगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।